Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. So we'll discuss the important news in today's newspaper. And the first news is Qatar court drops death penalty for 8 Indians. आप सब लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले हमारे देश के 8 जो पर्सन थे और ये सब लोग ना रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर थे, ठीक है। इन सब लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई कातर के एक कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो फिर जब ये डेथ पेनल्टी दी गई और इन पर इनका जो एलिगेशन थे वो ये थे कि इन्होंने उस देश मतलब इंडिया के लिए जासूसी की है और उस देश के जो सीक्रेसी होते हैं, सीक्रेस उस देश की सीक्रेसी को वायलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनको डेथ पेनल्टी दी गई तो इसके लिए काफी इसकी क्रिटिसिज्म हुई हमारे देश में और फिर हमारे देश की गवर्नमेंट ने इन लोगों को काफी साथ दिया और इन लोगों को हर पॉसिबल असिस्टेंस प्रोवाइड की इन द सेंस ऑफ जो भी लीगल असिस्टेंस होती है वो, ठीक है। अब उसी का नतीजा ये है कि जब ये मैटर अपील में गया तो इसकी इन सब लोगों की जो डेथ सेंटेंस थी इसको कम्यूट कर दिया गया। अब यहाँ पर जो ये वर्ड कम्यूट है ये एक लीगल वर्ड है और हम इसको समझते हैं व्हाट इज दिस कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ सेंटेंस की अगर हम इसको देखें किस तरह से रिडक्शन ऑफ सेंटेंस हुआ तो लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी, मींस कैपिटल पनिशमेंट दी। तो लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील कहाँ जाएगी? एपीलेट कोर्ट में या हायर कोर्ट में। सो लोअर कोर्ट ने तो इनको डेथ पेनल्टी दी लेकिन उस डेथ पेनल्टी को हायर कोर्ट ने क्या कर दिया? कम्यूट कर दिया। कम्यूट का मतलब उसको कम सेंटेंस में दे दिया। अभी ये कितनी कम सेंटेंस दी गई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है। तो हमारे जो एम्बेसडर हैं मिस्टर विपुल, इंडियाज एम्बेसडर टू कतर, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। सो इट इज अ वेलकम स्टेप ऑफ द कतर कोर्ट, ठीक है, कि जिसने हमारे देश के इनोसेंट लोगों को की सजा कम कर दी है। एंड फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया है। फाइनल वर्डिक्ट में जब भी इनका लास्ट एपीलेट कोर्ट होगा, जैसे कि हमारे देश का लास्ट एपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसका डिसीजन देखा जाएगा और वही डिसीजन मैटर भी करेगा, ठीक है, कि फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। बट आशा है कि हमारे देश के सारे लोग छूट जाएंगे, ठीक है। नाउ Pegasus spyware found on journalist phone after Apple alert says amnesty। अब एक ही सॉफ्टवेयर है Pegasus spyware। अब ये क्या होता है? ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है और जो लोगों के फोन में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको चुराता है। नाउ ये बहुत सारे लोगों के फोन में पाया गया, ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली जर्नलिस्ट के फोन में पाया गया और जो कुछ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनके फोन में पाया गया। फिर उन लोगों को जिनके पास ये फोन थे उनको एप्पल कंपनी की तरफ से अलर्ट भेजा गया कि आपके जो फोन हैं दे आर बीइंग टारगेटेड बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। ये टर्म जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग, ठीक है। अब ये जो तो इनका कंसर्न ये था और एप्पल के जो सिक्योरिटी कंसर्न वाले लोग थे उन्होंने हमको ये इंफॉर्मेशन दी कि ये स्पेस स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग है। मतलब कि जो हमारे देश की सरकार है वो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा बाहर से, ठीक है, और फिर इसके आधार पर जो है सब लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया। तो देखिए यह है एनएसओ ग्रुप, द पेगासस स्पाईवेयर डेवलपर्स सेल्स इट टेक्नोलॉजी ओनली टू द गवर्नमेंट। अब ये जो जो इसको बनाने वाले ग्रुप हैं, एनएसओ ग्रुप है, वो इस टेक्नोलॉजी को केवल गवर्नमेंट को बेचता है, ठीक है? इसीलिए इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग कहा गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये टेक्नोलॉजी स्टेट गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को बेची जाती है तो गवर्नमेंट के पास ये राइट
राइट तो नहीं कहेंगे हम इसको, गवर्नमेंट के पास क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट सब लोगों की इंफॉर्मेशन को चुरा सकती है वहां से, या उन लोगों की इंफॉर्मेशन को ले सकती है। अब इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक एस्पेक्ट हो सकता है पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि देखिए, अगर कुछ लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, और अगर हमारी सरकार उन लोगों की इंफॉर्मेशन इस तरह के सॉफ्टवेयर से या स्पाईवेयर से लेना चाहती है, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट इस तरह से लेगी, तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी लीगली रॉन्ग। अब हाउ दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए लीगली रॉन्ग, इसको हम एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखिए, हम लोगों का आर्टिकल आर्टिकल 21 of Constitution of India, and this Article 21 is available to every person. Article 21 एक फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट ना कि केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, रादर इस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, सभी लोगों को अवेलेबल है, ठीक। अब यहाँ इस फंडामेंटल राइट में दो चीजें हैं, राइट टू लाइफ एंड दूसरा है हमारा पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ क्या है? जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी मतलब हमारी अपनी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार। वो पर्सनल लिबर्टी दो तरह की होती है इसकी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, दिस इज माई पर्सनल लिबर्टी एंड नोबडी कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस अपॉन दिस। सेकेंड इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक। तो अब मान लिया मैं कहीं घूमना चाहता हूँ या मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, तो वो जो मेरी बातें हैं, जो मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, दैट शुड नॉट बी हैक्ड, और वो दैट शुड नॉट बी रिवील्ड बाय द कंपनी और द सर्विस प्रोवाइडर टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन। सो अब फंडामेंटल राइट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिकली देयर वाज अ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो डिसीजन है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किससे संबंधित था? तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं कि ये इसमें क्या इशू था, ठीक है, और किस इशू के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं कि जब ये बात उन लोगों को पता चली या अपोजिशन के लीडर को पता चली, तो फिर ये एप्पल कंपनी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने प्रेशराइज किया इसको, एनएसओ ग्रुप को, कि ये इसका ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि जो भी उस कंपनी को, मतलब एनएसओ ग्रुप को, ये बताना चाहिए कि तुम लोगों के जो फोन की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, उसका वो गवर्नमेंट नहीं करा रही है, बल्कि इसका कोई और रीजन है। नाउ वी कम टू अ साइन ऑफ होप इन कॉन्फ्लिक्ट विद मणिपुर। तो आप जैसे सब लोग जानते हैं, अराउंड 6 मंथ बैक there was clash between the two groups और two communities और caste, ठीक है। किसमें? एक तो कुकी कम्युनिटी था और एक मेते कम्युनिटी था, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? उसमें बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने एक कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। अब जब एसटी का स्टेटस दे दिया गया, तो यहाँ पर इन दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट हो गया। बाद में फाइनल ये हुआ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि किसी कम्युनिटी को वो एसटी का स्टेटस दे दे, क्योंकि इसका प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। सो आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट, अगर कोई कम्युनिटी ये डिमांड करती है कि हमको वी शुड बी इंक्लूडेड इन द एससी कम्युनिटी, एससी और एसटी कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी, तो ये प्रेसिडेंट के पास राइट है कि प्रेसिडेंट
उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं और वो इंक्वायरी कमीशन उन लोगों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या उन लोगों को किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन उसका प्रेसिडेंट पर कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट इनकी रिकमेंडेशन या इनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। अब अगर हमारी पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है तो अकॉर्डिंगली लिस्ट में अमेंडमेंट हो जाता है और वो पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को वो स्टेटस मिल जाता है जिसकी वो डिमांड करती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो फिर उनको वो स्टेटस नहीं मिलता। अब तो बहुत ज्यादा वहां पर कंफ्लिक्ट हुआ था दो कम्युनिटी के बीच में, लेकिन ये एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें जे सिविलियंस इन मैती डोमिनेटेड इम्फाल वैली सेफली हैंड ओवर कुकी वुमेन। तो यहाँ पर एक ये जो कुकी वुमेन है इसको मैती कम्युनिटी के लोगों ने सेफली फोर्सेस को दे दिया। अर्लियर क्या हो रहा था कि जिस कम्युनिटी के लोग, जिस जाति के लोग किसी अगर दूसरी जाति को मिलते थे तो वो उनको मार देते थे, ठीक है। तो अब सेफली इसको हैंड ओवर किया है तो ये एक गुड साइन है कि सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। आफ्टर 2 years दिल्ली टू नोटिफाई अमेंडमेंट टू अबॉर्शन एक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना जी, इन्होंने कहा है कि 2 साल के बाद जो है अमेंडमेंट को नोटिफाई करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है? ये एक फीमेल को अलाउ करता है कि वो 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है, वो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें कि ये टर्मिनेट किया जा सकता है। सर्कमस्टेंसेस क्या है? प्राइमरली सर्कमस्टेंसेस ये है, वन, कि अगर उसको जन्म देने से किसी फीमेल की डेथ के चांसेस हैं तो उसको टर्मिनेट करना अलाउ होता है। दूसरा ये कि अगर चाइल्ड में कोई बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी है, ठीक है, यानी कि चाइल्ड की कंडीशन ऐसी है कि भाई अगर वो जन्म ले भी लेगा तो उसका जो जीवन है वो अच्छा नहीं रहेगा या उसको बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कतें होंगी, तो उसको इसलिए राइट ये है कि उसको मार दिया जाना चाहिए, ठीक है, या उसको मिसकैरेज करा दे। थर्ड पॉइंट ये है कि कई बार जो विक्टिम ऑफ रेप होते हैं फीमेल, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं ड्यूरिंग द रेप, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द रेप, तो उस सिचुएशन में भी उनका ये राइट हो जाता है कि वो उसको अबॉर्ट करा दें, ठीक है। अब देखिएगा जो एबॉर्शन से संबंधित जो जनरल प्रोविजंस हैं वो हमारे आईपीसी में मिलते हैं, सेक्शन 312 टू 318। तो सेक्शन 312 से 318 तक जनरल प्रोविजंस मिलते हैं आईपीसी में, ठीक है। और इसके लिए जो स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो हमने आपको बताया 24 वीक ही एक लिमिट है, ठीक है। इसके आगे अगर कोई कराना चाहता है तो उसके फिर स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है ऑनरेबल कोर्ट्स की। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था जिसमें एक फीमेल थी, वो 26 वीक के चाइल्ड का मतलब अबॉर्ट कराना चाहती थी, अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जो डिफेंस थी वो ये थी कि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो वो थर्ड चाइल्ड जो है वो नहीं चाहती, इसलिए उसको अबॉर्ट कराना चाहती थी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड ग्राउंड टू अबॉर्ट अ चाइल्ड, ठीक है। नाउ विल ब्रिंग ऑर्डिनेंस टू एनफोर्स कन्नडा साइनेज सिद्धा सिद्धारमैया, ठीक है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया कर्नाटका के, इन्होंने ये कहा है कि जो कर्नाटका में कोई भी साइन बोर्ड होगा उसका 60% जो टेक्स्ट है वो किस में होगा? कन्नड़ लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और जो 40% टेक्स्ट है वो उसका किसी और लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे समझे, सपोज ये कोई साइन बोर्ड है, ठीक है, तो इसका 60% पोर्शन पर कन्नड़ लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी
और 40% पर किसी और लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। ठीक है, अब तो ये इनकी डिमांड है, इनका कंसर्न ये है कि भाई कर्नाटका में जो है प्राइमेसी शुड बी गिवन टू द कन्नड़ लैंग्वेज, क्योंकि ये उनकी एक रीजनल लैंग्वेज है। अब ये तो हो गई बात। अब ये कहते हैं विल ब्रिंग ऑर्डिनेंस। अब इसके लिए ये एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं व्हाट इज दिस ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस से संबंधित प्रोविजंस है आर्टिकल 123, जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं, और आर्टिकल 213 जो गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं ऑर्डिनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जब किसी विषय पर कानून की आवश्यकता होती है, और कानून बनाने का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है लेजिस्लेचर, या तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है स्टेट में, और सेंटर में पार्लियामेंट बनाती है। सेंटर में या स्टेट लेजिस्लेचर में कानून बनाने के लिए सेंटर में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज का प्रेजेंट होना जरूरी है, और स्टेट में जहां दो हाउसेज है वहां दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, और जहां एक हाउस है वहां जहां एक हाउस है वहां उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो एक तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन अगर वो सेशन में नहीं है, पॉइंट ये है, और अगर पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में नहीं है या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, और उस समय पर कानून की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो लॉ ये कहता है कि उस समय पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करेंगे सेंटर के लिए, और ये गवर्नर जो है स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करेंगे। अब ऑर्डिनेंस की पावर बिल्कुल सेम होती है जैसे कि पावर होती है किसकी, उसकी कानून की। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस किसी भी सब्जेक्ट पर बनाया जा सकता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है, अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी सब्जेक्ट पर ये प्रेसिडेंट और गवर्नर भी ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज से संबंधित। तो देयर इज 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी गई। ठीक है, और आपको यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 4 लैंग्वेजेस नोट डाउन कर लेंगे आप, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इन 4 लैंग्वेजेस को 92nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था या ऐड किया गया। तो जनरली जो एग्जामिनर है वो इसी इंफॉर्मेशन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। कौन सा हमने बताया, एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी शेड्यूल जो है हमारी लैंग्वेज से डील करती है, तो शेड्यूल नंबर 8। सेकंड क्वेश्चन होता है कि हमारी 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस दी गई, तो नंबर आंसर इज 22। थर्ड होता है कि कौन सा अमेंडमेंट लैंग्वेज से संबंधित है, तो आंसर इज 92nd। एक क्वेश्चन ये होता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा ये जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया। हौथी अटैक, थ्रेट टू ग्लोबल शिपिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो रेड सी है उसमें हौथी ग्रुप के अटैक हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं पायरेसी के अटैक। ठीक है, या अटैक बाय पायरेट्स। ठीक है, अब पायरेट्स क्या होते हैं, तो पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे। ठीक है, रिसेंटली इनके कई इंसिडेंट्स हो गए हैं। ठीक है, जिससे कि अब यहाँ पर कुछ टर्म हमारी इंपॉर्टेंट है जिनसे कि हमें क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो पहला ये है कि देखिएगा 23 दिसंबर को अटैक हुआ इन रेड सी, रीच्ड इंडियन वाटर्स एज लिबरेनियन फ्लैग मर्चेंट वेसल चैम प्लूटो। तो ये मर्चेंट वेसल है चैम प्लूटो, इस पर अटैक हुआ। ठीक है, अब ये अटैक हुआ कहाँ, ये हुआ इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए जो हमारा देश है और हमारे देश के जो कानून है, अब अगर हम पर्टिकुलरली जब कोई ऑफेंस होता है तो उसके रेफरेंस में अगर हम देखें या बिजनेस एक्टिविटीज के रेफरेंस में देखें, तो जो ज्यूरिसडिक्शन है, सपोज दिस इज आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर अरेबियन ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो एक तो ये हमारे कानून का जो जुरिस्डिक्शन है वो विद इन द बाउंड्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट टेरिटोरियल बाउंड्री। ठीक है, दूसरा हमारा है जुरिस्डिक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर अगर हम टेरिटोरियल को देखें तो टेरिटरी हमारी केवल बाउंड्री पर खत्म नहीं हो जाती, इसके कुछ इंटरनेशनल लॉ में रूल्स हैं। ये जो 12 नॉटिकल मील्स है, समुद्र में 12 नॉटिकल मील, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, इस 12 के आगे और 12 नॉटिकल मील होता है, वी कॉल इट कॉन्टिग्युअस जोन। ठीक है, और इसके आगे भी 176 नॉटिकल माइल्स होता है। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है बच्चों, तो नॉटिकल माइल होता है इट इज अ यूनिट टू मेजर द सी, समुद्र को नापने की इकाई। ठीक है, तो जैसे हम जमीन को नापते हैं फीट में नापते हैं, यार्ड में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, लेकिन समुद्र को हम नॉटिकल मील्स में नापते हैं। ठीक है, अब ये जो एक नॉटिकल मील है ये 22.5 समथिंग 50 समथिंग होता है, इक्वल टू मील। तो यानी कि जो लैंड का मील होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और जो हमारा नॉटिकल मील होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अब दूसरे टर्म है हमारा, तो हमारा जुरिस्डिक्शन केवल यहाँ पर बाउंड्री पे खत्म नहीं होता, बल्कि इस 200 नॉटिकल मील तक वो समुद्र में अंदर भी जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे देश के नीचे एक श्रीलंका कंट्री है, तो अब अगर दोनों के श्रीलंका के और इंडिया के बीच की कंट्री जो दूरी है वो 300 नॉटिकल मील है, तो क्या हम उसको ये बोल सकते हैं कि तो लेकिन यहाँ तुम 200 बता रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल लागू होता है। इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल लागू होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है दो कंट्री के बीच की जो भी दूरी होती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। 300/2 तो 150 नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके एडजेसेंट कोई और कंट्री होता, 3 होता, तो फिर इसको हम 3 से डिवाइड, इस तरह से होता है। तो जनरल रूल ये होता है 200 नॉटिकल मील, और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जितने भी कंट्री इन्वॉल्व होंगे उसको उस पर्टिकुलर दूरी से डिवाइड कर दिया जाता है। कनाडा में अरेस्ट टू सस्पेक्टेड नज्जर किलिंग, जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले हरदीप सिंह नज्जर जो एक प्रो खालिस्तानी लीडर थे, प्रो खालिस्तानी मतलब कुछ लोग जो है हमारे देश में एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, दिस इज नॉन एज खालिस्तान। तो उसमें उनके ये लीडर थे नज्जर, तो मिस्टर नज्जर की जो है डेथ कॉज कर दी थी, इनको गोली मार दी गई थी। ठीक है, तो उसमें कनाडा के और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो गए थे, मतलब थोड़े से अच्छे नहीं रहे थे रिलेशनशिप। अब यहाँ पर कैनेडियन पुलिस का दावा ये है कि वो दो लोगों को अरेस्ट कर सकती है, और उनके पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन यही है कि वो लोग जो है जिन लोगों ने हरदीप सिंह नज्जर को मारा था ब्रिटिश कोलंबिया में, वो अभी अभी भी कनाडा में ही छिपे हुए हैं। ठीक है, अब अगर पुलिस उनको अरेस्ट कर पाती है तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे या नहीं थे। इजराइल बॉम्ब गाजा यूएन वार्न सिविलियन आर इन ग्रेव पेरिल। तो जैसे कि आप जानते हैं इजराइल और गाजा की इजराइल की और हमास की बहुत दिन से वार चल रही है, अराउंड 2-3 महीने हो गए। ठीक है, तो क्योंकि हमास एक ग्रुप है जिसको कि इजराइल मानता है कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, और कुछ देश उसको टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, लेकिन जो पैलेस्टीनियन है या कुछ मुस्लिम कंट्रीज है वो इसको टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते। ठीक है, इंडिया का अभी इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इसने अटैक किया था 7 अक्टूबर को, किस पर, इजराइल पर, वो एक टेररिस्ट अटैक था, तो इंडिया उसको कहता है कि इट वाज अ टेररिस्ट अटैक। ठीक है, तो अब ये 2-3 महीना से इनकी जो है वार चल रही है, अभी भी वो बंद नहीं हुई है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन है उसने वार्न किया है कि भाई इजराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है कि वो मारे अगर उसकी टेरिटरी पे कोई गलत करता है, लेकिन साथ ही साथ इजराइल के पार्ट पर ये ड्यूटी भी है कि वो उन जो सिविल पॉपुलेशन है उसका ध्यान रखे। So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.